नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एजुकेटर्स ऑफ बिहार में। मैं हूं तुषार मिश्रा। आज आप सबों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो पिछली 3 वीडियो की अगली कड़ी है, जिसका विषय है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। आप सबों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और इन्हें शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। विद्वान एवं विदुषियों, मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों के साथ मंगलम क्लासेस की ओर से अपना ये अगला वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जिसका संबंध कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। आपने पिछले कड़ी में देखा कि राज्यपाल के बारे में आपको जानकारियां प्रदान की गई। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में हमें जानकारी लेनी है। मैं उन तमाम छात्रों के लिए यह आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं जो कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, बिहार लोक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के हित में ये कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि मैंने आपको पिछले कक्षा में कहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में उसे समझाया था, बतलाया था। उसी की अगली कड़ी में गवर्नर का पद क्या होता है, राज्यपाल का पद क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप सबों को एक जानकारी प्रस्तुत की थी। इसी की अगली कड़ी में हम क्या देखते हैं कि साम्राज्यवाद क्या होता है। तो साम्राज्यवाद से पहले का चरण जो होता है, विद्वानों ने लिखा है कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से तात्पर्य यह होता है कि वह विदेशी क्षेत्र जहां पर की पूर्ण रूपेण शासन सत्ता के हथियार के बल पर, यानी क्या शासन सत्ता के बल पर मुनाफा चाहे किसी भी प्रकार से हो कमाया जाए, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, उपनिवेशवाद। कोई भी साम्राज्यवाद हो, अगर कोई अपना साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को विस्तृत करना चाहता है औपनिवेशिक क्षेत्र में, तो निसंदेह ही उस साम्राज्यवादी नियम को वो उस उपनिवेश पे लागू करना चाहता है। उसी के आधार पर वह क्या करता है कि उस बनाए गए उपनिवेश में अपनी शासन सत्ता के बल पर वहां से मुनाफा अर्जित करता है। इसी की कड़ी में हम क्या देखते हैं कि सन 1757 जबकि पलासी का युद्ध हुआ था, वैसे तो 1707 के बाद, यानी क्या औरंगजेब के निधन के बाद भारत की जो स्थिति बनी थी, वह अगर हम यूं कहें कि दक्षिण में जैसे हैदराबाद और पूरब में बंगाल और मध्य में अवध, यानी क्या भारत की शासन सत्ता काफी कमजोर हो चुकी थी और इन तीनों के ही हाथ में एक तरह से कहा जाए तो प्रतिबंधित होकर रह गई थी। इसी क्रम में क्या होता है कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है, और पलासी के युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेजों की जीत होती है। आप अवश्य नाम जानते हैं, अवश्य सुना भी होगा कि 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ और उसमें अंग्रेजों की जीत हुई, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेजों की जीत होती है। इस जीत के उपरांत क्या होता है कि 1765 में शाह आलम द्वितीय के माध्यम से एक संधि होती है, जिस संधि के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हो जाती है, तो अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। ये आप जानते हैं कि बिहार और बंगाल की दीवानी जब अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है, यानी क्या राजस्व वसूलने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाता है। एक प्रकार से कहा जाए कि औपनिवेशिक शासन का आरंभ हो गया। तो औपनिवेशिक शासन को हम किस प्रकार से लेते हैं, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं क्या औपनिवेशिक शासन को, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। तो ये वाणिज्यिक उपनिवेशवाद क्या है, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद से तात्पर्य यह है
कि अब कंपनी, जो कंपनी की एक व्यापारिक और वाणिज्यिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य सिर्फ भारत में व्यापार करना था, वह 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि औरंगजेब के निधन के बाद जो अस्थिरता भारतीय साम्राज्य पे मंडराया, भारत पे मंडराया, उसका फायदा विदेशियों ने स्नेह स्नेह उठाया और अंत में प्रतिद्वंदी के स्वरूप में कौन रह गए? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज। तो फ्रांसीसी के तरफ से कौन थे? एक महान सेना नायक कहिए या महान राजनीतिज्ञ कहिए या वहां के संचालनकर्ता कहिए तो डुप्ले। और हिंदुस्तान में कौन अंग्रेज के तरफ से था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो 18 साल की आयु में मद्रास में उतरा और वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक बतौर क्लर्क के रूप में काम किया। सन 1746 में जब मद्रास से उसे भगा दिया गया तो 18 किलोमीटर दूर जहां जाकर के कि अंग्रेजों ने अपनी कोठी लगाई और वहां पे वह एक साधारण सा सैनिक के पद पर काम किया, लेकिन निरंतर अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी राजनीतिक ज्ञान को लेकर के वह आगे बढ़ता रहा और क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक दिन उसे गवर्नर के पद से भी सम्मानित किया। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश ये दो कंपनियां भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाह रही थी। इसी के क्रम में क्या होता है कि 1757 और 1764 के बाद जो 1765 की संधि हुई उसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जो दीवानी प्राप्त हो गई, यानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार प्राप्त हो गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वह कहता है क्या कि भारत में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वास्तविक यानी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक औपनिवेशवाद का, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का वास्तविक संस्थापक अगर कहे तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, उस समय में क्या थे कि बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, यानी चेन्नई प्रेसिडेंसियां जो वर्तमान पहले मद्रास हुआ करती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो मैंने आपको प्रेसिडेंसियों के बारे में बताया था। ये प्रेसिडेंसियां क्या होती थी, यानी क्या हाकिम हुकुम का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर कि वो व्यापारिक गतिविधि को संचालित करते थे। कौन? जो व्यापारी थे, यानी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल, यानी उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी और भारत में नामित गवर्नर। तो हर एक जगह का अपना अपना व्यवस्थित प्रशासन था, व्यवस्थित कार्यक्रम था। उसी कड़ी में क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव आगे आए और इन्होंने पलासी के युद्ध में बंगाल में जीता और 1764 बक्सर के युद्ध में जब जीत हुई तो 1765 में एक तरह से कहा जाए कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हो गया। और इस आरंभ से क्या होता है कि स्नेह स्नेह क्रम चलता रहा और जहां तक ये बात आती है निकल के कि एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कहीं ना कहीं मन में तो ये बैठी हुई थी कि भारत को अपना एक औपनिवेश बनाया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से ब्रिटिश साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य हो, सम्राट हो व ब्रिटिश संसद हो, सबके मन में कहीं ना कहीं औपनिवेशिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जो बातें चल रही थी उसका पदार्पण हो चुका था। और इसी की अगली कड़ी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने क्या किया, तो रॉबर्ट क्लाइव को इस खुशी में कि पलासी के युद्धोपरांत उसे भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हो गए। तो बंगाल के जब गवर्नर जनरल नियुक्त हो गए तो उनको 1757 से प्रथम कार्यकाल जो माना जाता है 1760 तक का, और इस कार्यकाल में उसके बाद पुनः उनको बुलाया गया जो 1765 से लेकर के 1767 ईस्वी तक रहे। तो उन्होंने अपनी कार्यकाल के दौरान क्लाइव ने क्या क्या किए, क्लाइव ने क्या किया, दीवानी की प्राप्ति, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी इन तीनों जगहों से दीवानगी की प्राप्ति हुई। दूसरा क्या किया कि व्यापार समिति का गठन। जब 1765 ईस्वी में पुनः रॉबर्ट क्लाइव भारत आया तो उन्होंने क्या किया, व्यापार समिति का गठन किया।
अब आप कहिएगा क्या ये व्यापार समितियां क्या थी? ये व्यापार समितियां वो थी कि 18वीं सदी में कंपनी व्यापार वाणिज्य पे कम ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रशासनिक सत्ता स्थापित करने के लिए ज्यादातर ध्यान दिया, जिसका परिणाम हुआ क्या कि वाणिज्यिक उपनिवेशवादीकरण। उससे क्या था? वाणिज्यिक उपनिवेशवादीकरण के दो मायने थे। एक पहला क्या, भारतीय बाजार में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना, जो कि उन्होंने किया। अब उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं रह गए थे, और भारत के प्रतिद्वंदी नहीं रहने से क्या हुआ कि भारत के जितने भी शिल्प थे, हस्तकरघा उद्योग थे, सभी चौपट हो गए थे। उसी समय ब्रिटेन में क्या हुआ, वहां क्रांति होती है 1750 और 60 के दशक में, और भारत से जो धर्म का निर्गमन हुआ ब्रिटेन की ओर, मैंने आपको जैसे कहा कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां व्यापार कम कर रही थी, लेकिन यहां से लूट ज्यादा कर रही थी, और वो धन जो वहां जा रहा था, तो वहां जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बदौलत क्या हुए, वहां पे कल कारखानों का एक जाल सा खुल गया। तो अब उसे एक बाजार चाहिए। वो बाजार कहां उसे प्राप्त होता? उस बाजार के लिए तो एक जगह होनी चाहिए। वो जगह उसे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद के तौर पे भारत मिल गया। यानी क्या, भारत के हस्तशिल्प को बर्बाद करके उन्होंने इस पर एकाधिकार स्थापित कर लिया, और वहां से जो कारखानों में जो सामान बनते थे वह भारतीय बाजारों में उतार दिया गया। तो यहाँ की हस्तकला जो थी, इसके द्वारा जो निर्मित सामान थे वो कारखानों में बनाए गए सामान के बनिस्पत ज्यादा महंगे थे। लोगों ने किसे पसंद किया कि रेडीमेड सामान को ज्यादा पसंद किया, उनकी लागतें भी कम हुआ करती थी। तो इस तरह से वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का यह प्रारंभिक चरण भी सफल रहा। और दूसरा उसका वाणिज्यिक उपनिवेशवाद का जो द्वितीय राज था वो क्या था कि भारत में शासन सत्ता स्थापित करना और राजस्व की प्राप्ति करना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो अब गवर्नर बनने के उपरांत उन्होंने क्या किया, अपनी विस्तारवादी नीति को आरंभ किया। यानी छोटे छोटे जगहों को जीतते जाना और वहां से राजस्व की उगाही करते जाना। यानी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छुपा क्या है कि भारत में हम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब भारत में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, भारत में तो प्रशासन कर रहे हैं, शासन सत्ता स्थापित कर रहे हैं। तब तो आपको राजस्व उगाही करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, और ये राजस्व उगाही करके कहां जा रहा है, तो इंग्लैंड जा रहा है। जितने भी कर्मचारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब वो व्यापार पे कम ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो लूट खसोट पे। यानी क्या, वो लोग अब बिजनेसमैन हो गए, स्वयं बिजनेस करने लगे, और स्वयं जब बिजनेस करने लगे तो पैसा उगाही होने लगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति को एक बड़ा सम्मानित पद प्राप्त होता है, तो वो निश्चित रूप से जिसके प्रति जो कंपनी उसे एक सम्मानित पद देता है, तो उसके प्रति वफादारी भी निभाना अवश्य होता है। उसी की अगली कड़ी में रॉबर्ट क्लाइव ने भी किया कि उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में एक निर्णय लिया कि नहीं, अब व्यापार समिति का गठन इसलिए किया गया कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रॉपर बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं भाई, उसके लिए एक बिजनेस कमिटी होनी चाहिए, व्यापार समिति होनी चाहिए, जो कि निश्चय करे कि कुछ खास विषयों का वो क्या कर सकती है कि व्यापार कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि कुछ खास विषयों का, जैसे कि व्यापार समिति का गठन जो हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नमक, सुपारी और तंबाकू, यानी व्यापार क्या कर सकते थे कर्मचारी, नमक, सुपारी और तंबाकू का, और सारी वस्तुओं का जो व्यापार विनिमय होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होता। लेकिन इन कर्मचारियों के मुनाफा के लिए, इन कर्मचारियों के हितों के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने नमक, सुपारी और तंबाकू का, इस तीन चीजों पे आपको एकाधिकार रहेगा। इसका व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी भारत में, आप ये कर सकते हैं और इसके माध्यम से मुनाफा कमा सकते हैं। तो व्यापार समिति का गठन अगस्त 1765 में किया गया। तत्पश्चात क्या होता है कि 1766 में श्वेत विद्रोह हो जाते हैं।
अब जब कंपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण कर रही है तो निश्चित रूप से क्या है, उसे सेना भी रखना होगा। पहले भी सेना संचालित करती थी, अब उसे और करना पड़ रहा है। जैसे कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति को प्रकट किया, तो उसमें क्या हुआ कि उनके सेना नायकों ने विद्रोह कर लिया कि मुझे दोहरा भत्ता चाहिए, तो दोहरा भत्ता चाहिए। इस विद्रोह को उन्होंने शांत किया और द्वैध शासन कहा जाता है कि जब पुनः वो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में पुनः दोबारा गवर्नर बन के आया तो बंगाल में उन्होंने द्वैध शासन का आरंभ किया, जो 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक चला। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव 1760 में ब्रिटेन चला गया तो उसके जगह पर हॉलवेल नामक गवर्नर आए, जो स्थानापन्न एक तरह से कहिए क्या कि जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए गवर्नर की नियुक्ति नहीं की तब तक हॉलवेल भारत के बंगाल प्रांत में गवर्नर का कार्य संपादित करता रहा। तत्पश्चात वेंसीटार्ट, जो 1760 में यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वेंसीटार्ट को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया और 1760 से लेकर के वो 1765 ईस्वी तक रहे। उन्हीं के समय में बक्सर का युद्ध भी हुआ 1764 में, तो इसलिए वेंसीटार्ट को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तत्पश्चात वेरलस्ट हुए, जो कि वेरलस्ट कब आए तो पुनः जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में गवर्नर बन के आए थे और वह जब पुनः इंग्लैंड उन्हें बुला लिया गया तब वेरलस्ट को गवर्नर बना के भेजा गया। इसके समय में कोई खास तरक्की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं हुई। इन्होंने सिर्फ क्या किया, द्वैध शासन के समय में जितना भी निचोड़ना था बंगाल को, राजस्व की उगाही करना था, इसमें इसने पूर्ण दिमाग का उपयोग करते हुए सहयोग किया। तत्पश्चात आता है कार्टियर, जो 1769 से 72 ईस्वी तक का कार्यकाल, यानी क्या जब वेरलस्ट चला गया तो 1769 में कार्टियर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो कार्टियर 1769 से लेकर के 1772 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इसी के समय में प्रथम आधुनिक भारत का 1770 में अकाल भी पड़ा था। प्रथम अकाल, आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कहा जाता है कि 1770 में कार्टियर के समय में ही भारत का प्रथम अकाल भारत में पड़ा था। तत्पश्चात वारेन हेस्टिंग्स, जो 1772 में, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 1772 में गवर्नर बना के, बंगाल का गवर्नर बना के भेजा, तो वारेन हेस्टिंग्स, इसे हम बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कहते हैं। आते ही इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन का खात्मा किया। आते ही इन्होंने क्या किया, तो द्वैध शासन को खत्म किया और जो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने के तत्पश्चात क्या किया इन्होंने कि कंपनी के उत्थान के लिए, कंपनी के व्यापारिक गतिविधि को दूर करते हुए किस तरह से कंपनी मजबूत स्थिति में आए, इसकी इन्होंने समीक्षा करनी पड़ी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन्हें समीक्षा करने का अधिकार दिया। अब सवाल उठता है कि किस प्रकार की समीक्षा होनी चाहिए, तो विस्तारवादी नीति का कंपनी ने जो अनुसरण किया उसके कारण हुआ क्या कि युद्ध और विस्तार की नीति में क्या हुआ, कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई। इनके जितने भी कर्मचारी थे वो स्वयं पोषी हो गए थे, यानी क्या, जो भी कंपनी के माध्यम से कमाते थे उसे ये ब्रिटेन में जाकर के उससे क्या होता है कि वहां राजसत्ता का सुख भोगना चाहते थे। तो धनागमन तो हिंदुस्तान से काफी हुआ, कंपनी स्नेह कमजोर पड़ती गई। विभिन्न रूप से इनका के सैनिक खर्च होता है, युद्ध खर्च होता है, इन सबों और व्यापार वाणिज्य हो नहीं रहा है। जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे वो स्वपोषी हो गए थे, अपनी मजबूती देखने लगे थे। इतना धन यहां से ये लोग ब्रिटेन ले गए, एक छोटा मुलाजिम वहां जाकर के ब्रिटेन वासियों ने ये यहां से जो धन लेकर के जाते थे तो ब्रिटेन वासियों ने इसे नवाब कह के संबोधित किया। आप सोच सकते हैं कि नवाब कह के संबोधित करना कैसी संबोधना होगी और उसके प्रति कितनी बड़ी मजाक हुआ होता होगा। यानी क्या ये लोग चंद दिन में हिंदुस्तान आते हैं और यहां से जब लौट के जाते हैं तो इतनी अकूत संपत्ति जमा कर लेते हैं। इसकी समीक्षा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसके हाथों सौंपी, वारेन हेस्टिंग्स के हाथों सौंपी। सन 1772 में तो यह स्थिति हो गई थी कि कंपनी को लग रहा था कहीं कंपनी दिवालिया ना हो जाए
और उसके कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं बचे थे उनके पास। और इस समीक्षा का जनक किसे कहा जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को, जिन्होंने कि बंगाल का गवर्नर जिन्हें बना करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक औपनिवेशिक कंपनी के रूप में स्थापित किया, यहां शासन सत्ता में वृद्धि की। और उनका समीक्षात्मक रिपोर्ट मैं आपको इसके अगली कड़ी में बताऊंगा। इसके साथ ही आप सबों से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।